तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर के आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकती है। क्योंकि साथियों, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और बांग्लादेश में जो भी घटनाएँ घटती हैं, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। साथियों, बांग्लादेश में जब स्थायी सरकार थी शेख हसीना की, तब भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। लेकिन तख्तापलट के बाद जब अंतरिम सरकार यूनुस खान की बनी है, उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार संबंध खराब हुए हैं। साथियों, आने वाले समय में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के उसकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी रही है, काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रही है, अवामी लीग पार्टी यानी शेख हसीना की पार्टी, उसको बैन कर दिया गया है। उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। तो साथियों, बांग्लादेश में वैसे तो कई सारी छोटी-बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी अभी बनकर निकल कर आ रही है और प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही है, वो है खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी। साथियों, उसको और मजबूती देने के लिए, क्योंकि खालिदा जिया की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और स्वास्थ्य कारणों से वो अस्वस्थ हैं अभी, मतलब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो पार्टी में जो नेतृत्व की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए उनके बेटे तारिक रहमान का निर्वासन के बाद यानी कि उनको 17 साल के बाद बांग्लादेश की धरती पर वापस आ गए हैं। तो ऐसे में इनकी संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं कि आने वाले समय में ये पार्टी जीत कर के सत्ता में आ सकती है। साथियों, जैसी संभावनाएँ बनती हैं, तो इस पर भारत का क्या असर होगा, साथ ही भारत इसको किस दृष्टिकोण से देख रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इनकी खबरों को लेकर के उनकी तारिक रहमान के आने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खबरें चर्चा में हैं और इसको लेकर के भारत के साथ-साथ कई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियाँ हैं, समाचार एजेंसियाँ, उनमें कई प्रकार के आर्टिकल यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। साथियों, इसके आने का कई कारण हैं। एक तो ये कारण है कि वहाँ पर जो राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है बांग्लादेश में, हो सकता है उनके आने के बाद वहाँ पर स्थिरता हो जाए और एक बहुत बड़ी पार्टी बन कर के निकले। इसके अलावा साथियों, 17 वर्ष के बाद बांग्लादेश की धरती पर आ रहे हैं, क्योंकि इनको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, राजद्रोह जैसे मुकदमे चल रहे थे और कई मामलों में इनको दोषी ठहराया गया था। उसके बाद से निर्वासन की ज़िंदगी ये इंग्लैंड, लंदन में जी रहे थे। उसके बाद उनकी यात्रा जो भारत में जो बांग्लादेश में उनकी वापसी हो रही है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं। आप इस प्रकार की हेडलाइन्स यहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, इसके अलावा उनकी जो बांग्लादेश में वापसी है, ऐसे समय में हो रही है जब अंतरिम सरकार है और वहाँ पर आने वाले दिनों में चुनाव हैं। इससे पहले ही वहाँ पर हिंसक घटनाएँ हो रही हैं। वहाँ पर एक इंकलाब मंच के जो नेता थे, प्रवक्ता थे, उनको गोली मार दी गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। और उस मृत्यु के बाद जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनमें कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से वहाँ की लोगों के द्वारा या फिर वहाँ के नेताओं के द्वारा इसका ब्लेम भारत पर लगाया गया था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे में इनकी जो वापसी हुई है। इसके अलावा साथियों, ये जो मामला है और कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश में एक मुस्लिम जो लोग हैं, जैसे इनकलाब मंच के जो उस्मान हादी हैं, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर एक हिंदू युवक की गोली मार दी गई, मतलब हिंदू युवक की वहाँ पर हत्या कर दी गई है। उसके बाद से ये मामला हिंदू और मुस्लिम धर्मों में बँट गया है और भारत में भी यूनुस खान को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के हिंदू संगठनों के द्वारा और भारत में कई जो युवाओं के द्वारा काफ़ी आक्रोश है, उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जो भारत और बांग्लादेश के राजनयिक हैं, उच्चायोग हैं एक-दूसरे के, उनको लेकर के भी तलब किया गया है और इन सभी घटनाओं के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे में इनकी यात्रा हो रही, ऐसे वापसी हो रही है, तो काफ़ी अहम मानी जा रही है। साथियों, इनको लेकर के अभी खबरें ये आ रही हैं कि 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ पर जुटे हुए हैं, उनको स्वागत के लिए आए थे और उनकी वापसी हो चुकी है। वो पत्नी और अपनी बेटी के साथ वहाँ पर मतलब बांग्लादेश में आ चुके हैं। साथियों, बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव हैं। ऐसे में शेख हसीना की पार्टी, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि उसको बैन कर दिया गया है, जिसके बाद से जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी है, जीतने की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है। साथियों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसके आने की तस्वीरों को लेकर इस प्रकार सोशल मीडिया में कई प्रकार के वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का जो बस है, इसमें बैठा करके और जो तारिक रहमान को ले जाया गया है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि आने के बाद उन्होंने रहमान जो यूनुस खान, उनको फ़ोन किया है, फ़ोन करके और धन्यवाद दिया है, कि क्योंकि ऐसे समय में तनावपूर्ण स्थितियों में उन्होंने इनके आने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा को लेकर जो पुख्ता इंतज़ाम किए थे, उसको लेकर के भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। साथियों, एक इस बांग्लादेश की राजनीति को समझने के लिए यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएँ घट रही हैं, आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसके लिए पहले आपको इसके इतिहास की थोड़ी जो इसकी व्यवस्था है, वहाँ की संसद व्यवस्था है, उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। वैसे तो आप बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानते होंगे, फिर भी आप मैप में देखें, तो भारत के पूर्वोत्तर में एक छोटा-सा देश है बांग्लादेश। साथियों, ये बांग्लादेश पहले वैसे बात करें, पाकिस्तान का एक हिस्सा था, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ है
और उसके बाद बांग्लादेश में जो घटनाएँ घटी हैं, क्योंकि जो भी घटना घटी है उसका सीधा असर भारत पर पड़ा है। साथियों, भारत के चारों तरफ के राज्यों से भारत के राज्यों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा इस प्रकार के राज्यों से, इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वैसे तो पिछले कुछ समय में अच्छे रहे हैं, लेकिन जब से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की माँग बांग्लादेश में उठी है और वहाँ के नेताओं के द्वारा कई प्रकार की तस्वीरें जो साझा की गई थी या फिर पोस्टर लगाए जा रहे थे, वैसे में दोनों रिश्ते खराब हुए हैं। यहाँ पर एक कॉरिडोर जाता गलियारा जाता है साथियों, जिसे चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक के माध्यम से भारत जो है उत्तर-पूर्व से मतलब कि पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा हुआ है। तो इसको लेकर के भी चीन और बांग्लादेश के बीच जो एक संबंध होता है, इन्हें तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे भी खबरें आती रही हैं। बहरहाल साथियों, बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत में 2 सदन हैं, संसद में उच्च सदन और निम्न सदन होता है, उस प्रकार से बांग्लादेश में सिर्फ़ एक ही सदन है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं और बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद है। साथियों, इसमें कुल 350 सीटें हैं और इसमें 300 सीटों सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं और सरकार बनाती है जो बहुमत में आता है, और 50 सीटों के लिए सिर्फ़ महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी कि जो भी सीट जीत कर आएगी, मतलब जो भी पार्टी जीतेगी उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं को देना होगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था है। एक सदनीय व्यवस्था, एक ही सदन है। 350 सीटों में जो भी 150 से ऊपर या फिर ज़्यादा सीटें लाती है, बहुमत में आती है, वो सरकार बना सकती है। राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति वहाँ पर सिर्फ़ एक नाम मात्र का होता है, उससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होती है। साथियों, आपको बता दें कि इतिहास में अब तक वैसे तो कई छोटी-बड़ी पार्टियाँ भाग लेती रही हैं, लेकिन जो मोस्टली पार्टी हैं, जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही हैं और काफ़ी ज़्यादा दमखम रखती हैं, तो उनमें से अवामी लीग और बांग्लादेशी नेशनल पार्टी हैं। साथियों, अवामी लीग वही पार्टी जिसका नेतृत्व शेख हसीना कर रही थी और उसके पिता का नाम आप सभी जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान है, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1971 के बाद जब मुक्ति सेना संग्राम वहाँ पर हुआ था बांग्लादेश में, और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उन्होंने काफ़ी बढ़-चढ़ कर के भाग लिया था और उसमें उन्होंने भारत का साथ दिया था। भारत में जो वहाँ पर अभियान चलाए थे, उनका उन्होंने साथ दिया था। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो 72 से लेकर के 75 तक यहाँ पर ये प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद 96 से 2001 में शेख हसीना रही हैं। उसके बाद साथियों, 2009 से लेकर के 2024 तक काफ़ी लंबे समय तक शेख हसीना सरकार में रही हैं। यानी कि ये लंबे समय तक शासन करने वाली बहुत बड़ी पार्टी है, एक बांग्लादेश की। और ये साथियों धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इस पार्टी के जो सत्ता में लोग आते हैं, उससे भारत का संबंध काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा रहता है। जैसा कि हमने देखा था शेख हसीना के समय में भारत और बांग्लादेश के जो भी संबंध थे, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। वहीं दूसरी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है साथियों, ये खालिदा जिया की पार्टी है, जिसे आप देख सकते हैं। और इनके जो पिता हैं वो जियाउर रहमान रहे हैं, भारत बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। हालाँकि ये भी मुक्ति सेना से निकल कर आए हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति रहे हैं। 1977 से लेकर के 1981 तक ये प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद 91 से 96 खालिदा जिया रही हैं और 2001 के बाद 2006 तक खालिदा जिया रही हैं। साथियों, ये जो पार्टी है, ये भारत के साथ संबंधों को लेकर के उतना एग्रेसिव नहीं है, फिर भारत के साथ संबंध बनाने में इतना वो इंटरेस्ट नहीं रखता है, और राष्ट्रवादी धार्मिक झुकाव के कारण मतलब ये इंडिया की इस कैपिटल मानी जाती है। मतलब कि ये इसमें धर्म, क्योंकि जो बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी है, वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी सभी धर्मों को मानती है। तो इसी प्रकार से जो खालिदा की पार्टी है, ये धार्मिक झुकाव यानी कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाली पार्टी है, जो अभी वर्तमान में विपक्ष की पार्टी है। साथ ही सबसे ज़्यादा सत्ता में यही रही है। अभी वर्तमान में उसकी यूनुस खान की अंतिम सरकार है। अब साथियों, चर्चा ये है कि जो तारिक रहमान हैं, इनकी भारत में माफ़ कीजिए, जिनकी बांग्लादेश में वापसी हुई है, 17 साल के बाद हुई है, तो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही हैं। उनके बारे में यदि हम बात करें कुछ, तो उनका जन्म 20 नवंबर 1965 को हुआ था बांग्लादेश में, और शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की शिक्षा प्राप्त की है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से। अ, उसके बाद साथियों 1971 में जब मुक्ति संग्राम हुआ, उसमें खालिदा जिया के साथ ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। साथियों 1998 में बांग्लादेश की राजनीति में इनकी एंट्री होती है। 1984 में इनकी शादी हो जाती है, डॉक्टर जुबैद रहमान से निकाह कर लेते हैं ये, जो एक नौसेना के प्रमुख कमांडर रहे, उनकी बेटी रही हैं जुबैदा रहमान। साथियों, राजनीति में एंट्री के बाद आप देख सकते हैं 2004 में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड से हमला करने का आरोप इनके ऊपर लगता है और ये दोषी पाए जाते हैं। उसके बाद इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। 2007 में भ्रष्टाचार के कुल 84 मामलों में इनकी सज़ा होती है, इनको सज़ा सुनाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं और सज़ा सुनाई जाती रही है। 2008 में जब इन सज़ा सुनाई जाती है 84 मामलों को लेकर के, ग्रेनेड में हमला को लेकर के, और भी कई मामलों में इनको सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लंदन चले जाते हैं 2008 में।
2008 में लंदन जाने के बाद वहाँ से ही राजनीति को वो ऑपरेट करते हैं, अपनी पार्टी को समर्थन देते हैं और 2014 में चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते हैं, जिसके बाद से उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 2018 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ये लंदन में ही तब तक रहते हैं। 2024 में जब हसीना की तख्तापलट के बाद इसकी जब तख्तापलट हुई और वहाँ पर अंतिम सरकार बनी बांग्लादेश में, तो इनके जो आरोप थे, जिनको इन पर सज़ा सुनाई गई थी, उन सभी को इनको बरी कर दिया जाता है। साथ ही 16 दिसंबर को 2025 को वो बांग्लादेश में मतलब वापस लौटने की घोषणा करते हैं और आज उनकी बांग्लादेश में वापसी हो रही है। तो इस प्रकार से इनका कुछ बैकग्राउंड रहा है। साथियों, बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव है। ऐसे में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जो पार्टी रही है, अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी पार्टी है, मैंने आपको बताया कि खालिदा जिया की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, तो ये काफ़ी प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसके अलावा साथ ही वहाँ पर जमात-ए-इस्लाम नाम की एक पार्टी है, छोटी-सी पार्टी, हालाँकि उन्हें एक बार सत्ता में आई थी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा वर्चस्व नहीं है। बांग्लादेश में वो अवामी लीग के साथ मिलकर ये सरकार बनाती रही है। ये सिर्फ़ मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस प्रकार की ये पार्टी है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही है, वो खालिद जिया की पार्टी को ही मानी जा रही है। और भी लोग होंगे जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यही निकल कर आ रही है। साथियों, यदि ये सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद इनकी सरकार बनती है, तो भारत के साथ इनके क्या संबंध होंगे, यदि इस पर हम बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर जो असर पड़ेगा, उसमें साथ ही सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर के बात करें, तो बांग्लादेश आप सभी जानते हैं, मैप में देखने का प्रयास करें तो बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है और बांग्लादेश में जो भी घटनाएँ घटती हैं, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। तो भारत की सुरक्षा को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उन्हें 2001 से 2006 तक जब शासन में रहा रही है, तो उन्होंने पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ा रखी थी। और जो भारत में उल्फा जैसे संगठनों को लेकर के भारत की चिंता बढ़ती रही है, यानी कि तारिक रहमान की वापसी से भारत में सुरक्षा मोर्चों पर सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब भारत की जो सुरक्षा है उत्तर-पूर्व की, वो उसको लेकर के भारत चिंतित रहना पड़ेगा और संबंध ज़्यादा अच्छे से सुधरते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा साथियों, ये चीनी फैक्टर, पाकिस्तानी फैक्टर है, यानी कि जिस प्रकार से वर्तमान में यूनुस खान हैं, वो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के समर्थक रहे हैं। इसी उसी प्रकार से जो तारिक रहमान हैं, ये भी बांग्लादेश और ये भी चीन और पाकिस्तान का समर्थक हैं और करीबी माना जाता है। तो आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान से संबंध सुधरते हुए इनको देख सकते हैं। भारत के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे होने की संभावनाएँ नहीं हैं। हालाँकि साथ ही मैं आपको बता दूँ, कई खबरों में ऐसी भी बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश का संबंध यदि भारत से खराब होता है, तो इसका बुरी मतलब जो उसकी कीमत है, बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि बांग्लादेश हो सकता है कुछ मतलब वैसे आइडियोलॉजिकल रूप से या फिर यूँ कहें कि धर्म रूप से संबंध अच्छे ना हों, लेकिन मजबूरी के तौर पर बांग्लादेश संबंध आपको अच्छे करने पड़ेंगे। ख़ैर, आपका क्या मानना है, आप बता दें इसके बारे में। बहरहाल ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके पीछे क्या वजह होती है, किस प्रकार की जो चुनाव में दावेदारी होती है, चुनाव जीत कर जो पार्टी सत्ता में आती है, तो उसके प्रकार के फैसले लेती है। आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।